सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण क्या है, विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं और मुख्य 4 भेदों के अलावा एक व्यक्तिवाचक विशेषण का कैसे निर्धारण किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में भी हम विशेषण के ही शेष भागों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विशेषण के अन्य भेद और कौन-कौन से हो सकते हैं तथा विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, इन सब बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। देखिए, वैसे तो अपन शब्द के आधार पर पहले भेद पढ़ चुके हैं कि 4 मुख्य भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। एक अन्य भेद व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से भी हमने पढ़ा था। अब शब्द के अलावा वाक्य में प्रयोग करके कोई विशेषण दे दिया जाता है तो उस विशेषण का कैसे निर्धारण करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। वो आता है वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। इसमें देखिएगा, वाक्य में विशेषण शब्द का हम कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। एक उद्देश्यवाचक विशेषण होता है और एक विधेयवाचक विशेषण होता है। इनका निर्धारण कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई वाक्य है, उस वाक्य में हमें विशेषण और विशेष्य इन दोनों पदों को छांटना है। अगर कोई भी वाक्य आया, उस वाक्य में आपको विशेषण शब्द पहले लिखा हुआ मिल जाता है और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ मिलता है, तो उस विशेष्य को उद्देश्यवाचक विशेषण या विशेष्य विशेषण के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा वाक्य आ जाता है जिसमें विशेषण पहले लिखा हुआ मिलता है, विशेष्य पहले लिखा हुआ मिल जाता है और विशेषण शब्द बाद में लिखा हुआ मिलता है, तब उस विशेषण को हम विधेयवाचक विशेषण के नाम से पुकारेंगे। कैसे? देखिए इसकी स्थिति को। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। इसमें देखेंगे, वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग किस स्थान पर किया जा रहा है, इसके आधार पर विशेषण के प्रमुखतः 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो है उद्देश्यवाचक विशेषण, जिसको हम विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है विधेयवाचक विशेषण। इन दोनों की पहचान कैसे करते हैं? पहचान का तरीका देखिए, उद्देश्यवाचक विशेषण या विशेष्य विशेषण कहाँ होता है, इसकी पहचान क्या है? यदि किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले तथा विशेष्य बाद में लिखा हुआ मिलता है, कोई भी वाक्य है, विशेषण पहले लिखा हुआ मिल रहा है और विशेष्य बाद में लिखा हुआ मिल रहा है, तो वहां प्रयुक्त विशेषण को उद्देश्यवाचक विशेषण या विशेष्य विशेषण के नाम से पुकारा जाता है। ये तो उद्देश्यवाचक की स्थिति होगी। फिर विधेयवाचक विशेषण कहाँ होता है, इसकी स्थिति को देखें। यदि किसी वाक्य में विशेष्य पद है वो तो पहले लिखा हुआ है तथा विशेषण पद है वो बाद में लिखा हुआ मिलता है, तो वहां प्रयुक्त विशेषण को विधेयवाचक विशेषण कहा जाता है। दोनों की स्थितियां ये होगी, विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है, तो उसको उद्देश्यवाचक विशेषण या विशेष्य विशेषण कहेंगे। और वाक्य में विशेष्य पहले आ गया है, विशेषण शब्द बाद में आ रहा है, तो उसको विधेयवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। वहां एक मोटा लड़का बैठा था। इस वाक्य में देखें तो मोटा शब्द विशेषण है और लड़का विशेष्य है। विशेषण पहले आ रहा है, विशेष्य बाद में आ रहा है, तो इसको उद्देश्यवाचक विशेषण कहा जाएगा। लेकिन यदि हम देखें, वाक्य बोल दिया वह लड़का मोटा था, इसमें भी मोटा शब्द विशेषण है
और लड़का विशेष्य है। लेकिन वाक्य रचना में देखें तो लड़का विशेष्य से पहले आ गया है और विशेषण बाद में है, तो इस विशेषण को विधेयवाचक विशेषण कहा जाएगा। मूल चार भेदों में देखें तो मोटा लड़के के आकार को प्रकट कर रहा है, तो मोटा शब्द मूलतः है गुणवाचक विशेषण है, शब्द के आधार पर तो गुणवाचक विशेषण है। और वाक्य प्रयोग के आधार पर देखें तो पहले वाक्य में मोटा उद्देश्यवाचक विशेषण हो गया और दूसरे वाक्य में मोटा विधेयवाचक विशेषण हो गया है। ऐसे देखिए वाक्य है सब्जी हरी है और दूसरा वाक्य मैं हरी सब्जी अधिक खाता हूं। दोनों वाक्यों में हरी शब्द है वो तो विशेषण के रूप में आ रहा है, रंग को प्रकट कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण ही माना जाएगा। लेकिन वाक्य प्रयोग में देखें तो पहले वाक्य में सब्जी विशेष्य हरी विशेषण, विशेषण शब्द बाद में हो गया तो इसको विधेयवाचक विशेषण कहेंगे। और दूसरे वाक्य में देखें हरी विशेषण पहले आ गया है और सब्जी विशेष्य बाद में लिखा हुआ है, तो इस विशेषण को उद्देश्यवाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे देखिए अगला उदाहरण भी आपके सामने आ रहा है, वहां एक चपल ब्राह्मण बैठा था और दूसरा वाक्य है वह ब्राह्मण चपल था। दोनों ही वाक्यों में चपल शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मूलतः ये गुणवाचक विशेषण ही है, ब्राह्मण के गुण को प्रकट कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। अब वाक्य रचना के आधार पर देखें तो पहले वाक्य में चपल विशेषण पहले है और ब्राह्मण विशेष्य बाद में लिखा हुआ है। विशेषण पहले आ जाने के कारण इसको हम उद्देश्यवाचक विशेषण कहेंगे। और दूसरे वाक्य में ब्राह्मण जो विशेष्य है वो पहले आ गया है और चपल विशेषण बाद में आया है, तो इस चपल विशेषण को विधेयवाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे देखिए भोजन स्वादिष्ट है, देखिए एक तो अपन गलती कर जाते हैं, स्वादिष्ट शब्द लिखते हैं, वर्तनी के अनुसार ज्यादातर लोग इसमें टे का प्रयोग कर देते हैं। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट में टे नहीं होता, ठे का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। स्वादिष्ट शब्द लिखोगे तो वो शुद्ध शब्द माना जाएगा। अब वाक्य अपने पास में आ रहा है भोजन स्वादिष्ट है और दूसरा वाक्य है स्वादिष्ट भोजन सभी चाहते हैं। इन दोनों ही वाक्यों में स्वादिष्ट शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और भोजन विशेष्य है। अब पहले वाक्य में भोजन विशेष्य पहले आ गया और स्वादिष्ट विशेषण बाद में है, तो इस विशेषण को विधेयवाचक विशेषण कहेंगे। और दूसरे में देखें तो स्वादिष्ट विशेषण पहले है और भोजन विशेष्य बाद में है, तो इस विशेषण को उद्देश्यवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे विशेषण और विशेष्य के वाक्य प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण या इसी को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं और दूसरा विधेयवाचक विशेषण। दोनों की पहचान का सीधा सा तरीका है कि विशेषण शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर विशेषण पहले है और विशेष्य बाद में लिखा हुआ मिलता है तो उसे उद्देश्यवाचक विशेषण कह देंगे, और विशेष्य पहले आ गया है विशेषण बाद में है तो उसको विधेयवाचक विशेषण कहेंगे। एक और उदाहरण आपके सामने आ रहा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ध्यान दीजिए APPLE एप्पल मानी, हम ज्यादा बोल जाते हैं सेव, ये सेव शब्द शुद्ध नहीं होता, हिंदी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है सेब। बै का प्रयोग करेंगे तो वो शुद्ध होगा, वै का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेब में बै का प्रयोग करें। दूसरा ध्यान रखेंगे सेब शब्द पुल्लिंग के अनुसार प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में नहीं। लाल होती नहीं, लाल होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, पूछ लिया जाए इस वाक्य में कितने विशेषण शब्द आए हैं, तो इस वाक्य में हम दो विशेषण मानेंगे। एक तो कश्मीरी शब्द विशेषण है, एक लाल शब्द विशेषण है, ये दोनों ही विशेषण हैं। फिर इनका विशेष्य कौन है, विशेष्य है सेब, सेब की विशेषता बता रहे हैं तो सेब विशेष्य है। अब इन विशेषणों का भेद पूछें तो देखिए सबसे पहले कश्मीरी किसी स्थान विशेष की विशेषता के रूप में आ गया तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा। व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं है तो उसका मुख्य भेद गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। कश्मीरी शब्द में मूल सबसे पहले व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक नहीं हो ऑप्शंस में तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
और वाक्य प्रयोग के आधार पर देखें तो विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है, तो इसको उद्देश्यवाचक विशेषण कहा जाएगा। और लाल शब्द भी देखें तो रंग को प्रकट कर रहा है, तो मूलतः रंग बोधक के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण है। और वाक्य प्रयोग में देखें तो इसका सेब विशेष्य पहले है और विशेषण बाद में है, तो इसको विधेयवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। तो फिर इस वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? सिंदूरी शब्द यहाँ प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लाल विशेषण, और लाल भी कैसा? सिंदूर के जैसा लाल, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो सिंदूरी शब्द यहाँ प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा ही एक उदाहरण और देखिए, यह कमीज काली है और एक है उसने काली कमीज पहन रखी थी। दोनों वाक्यों में अपन देखें तो काली शब्द विशेषण के रूप में आया है। अब पहले वाक्य में कमीज विशेष्य है, वो पहले आ गया, काली विशेषण बाद में आया है, तो इसको हम विधेयवाचक विशेषण कहेंगे। और दूसरे वाक्य में काली विशेषण पहले आ गया, कमीज विशेष्य बाद में है, तो इसको उद्देश्यवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। ये वाक्य प्रयोग के आधार पर दो भेद हो गए, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण। अब लेते हैं तीसरे भेद पर पढ़ते हैं, वो आता है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? अंग्रेजी व्याकरण में विशेषण को एडजेक्टिव के नाम से पढ़ा जाता है और अवस्थाएं जो होती हैं इनको अंग्रेजी में हम डिग्रीज के नाम से पढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपेरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों डिग्रीज के आधार पर हिंदी में भी हम विशेषण की 3 अवस्थाएं मानेंगे, 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं की पहचान कैसे करें? तीनों अवस्थाएं कहां पर हम काम में ले सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर गुणवाचक विशेषण की ही 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। यदि कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होकर किसी एक पदार्थ की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो मूल रूप है वो मूलावस्था का रूप माना जाता है। यदि कोई विशेषण शब्द 2 पदार्थों की तुलना कर रहा है, 2 पदार्थों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहां विशेषण की उत्तर अवस्था प्रयुक्त होती है, उत्तरावस्था का विशेषण माना जाता है। और जहां कोई विशेषण शब्द है वो अनेक पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अनेक में से एक की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करता है, तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग माना जाता है। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए, विशेषण की मूलावस्था कहां होती है, कहां पर मानी जाती है? इसमें देखेंगे, यदि कोई विशेषण शब्द अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है, कोई भी विशेषण शब्द है वो अपने मूल रूप में लिखा जाता है, एक पदार्थ की विशेषता को प्रकट करता है, तो वहां उसकी मूलावस्था मानी जाती है। जैसे कुछ उदाहरण है, राम एक अच्छा लड़का है, राधा एक पटु बालिका है, कृष्णा एक पवित्र नदी है। इन वाक्यों में देखें, पहले वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण है, दूसरे में पटु शब्द विशेषण है और तीसरे में पवित्र शब्द विशेषण है। लड़का, बालिका, नदी इनके विशेष्य हैं। तो ये मूल रूप से गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक में वाक्य प्रयोग देखें तो उद्देश्यवाचक विशेषण है। अब इनकी अवस्था कौन सी है? तो अवस्था के बारे में देखें तो एक ही पदार्थ की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं और मूल विशेषण शब्द हैं, तो यहाँ इनकी मूलावस्था मानी जाएगी। अच्छा, पटु, पवित्र तीनों ही मूलावस्था के विशेषण शब्द हैं। फिर उत्तरावस्था कहाँ होती है, इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो देखिए, उत्तरावस्था में यदि कोई विशेषण शब्द 2 पदार्थों की परस्पर तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां उसकी उत्तरावस्था मानी जाती है। कोई भी विशेषण है वो 2 पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो जाता है, तो वहां उसकी उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए
जब किसी मूल विशेषण शब्द से पहले, कोई भी मूल विशेषण है उससे पहले देखना है उसके पहले से शब्द लिखा हुआ हो। कोई भी विशेषण है मूल, उसके पहले से शब्द लिखा हुआ हो। अथवा दूसरा तरीका, मूल विशेषण के बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। विशेषण से पहले से भी हो सकता है अथवा विशेषण के बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। दो पदार्थों की तुलना के लिए आता है। राम श्याम से अच्छा लड़का है। अब इसमें राम और श्याम की परस्पर तुलना हो रही है और अच्छा जो विशेषण है उसके पहले से शब्द आ गया, तो ये पहचान का तरीका है। तो ये यहाँ जो अच्छा है उसकी अवस्था बताइए, तो इसकी अवस्था उत्तर अवस्था मानी जाएगी। पहले वाक्य में राम एक अच्छा लड़का है, वहां अच्छा है वो मूल अवस्था का विशेषण है और यहाँ जो अच्छा है वो उत्तर अवस्था का विशेषण शब्द है। ऐसी राधा सीता से पटु बालिका है। इसमें जो पटु है वो कैसा विशेषण है उसकी अवस्था बताइए। तो पटु शब्द राम राधा और सीता की तुलना कर रहा है और पटु से पहले से का प्रयोग हो गया, तो यह पटु भी उत्तर अवस्था का विशेषण शब्द माना जाएगा। अब देखिए कुछ वाक्य संस्कृत के अनुसार ऐसी चीजों को देखें तो विशेषण की उत्तर अवस्था बनाने के लिए तरप प्रत्यय तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इसका संस्कृत रूप बनाएंगे तो अपन बनाएंगे राधा सीतायः पटुतरा। अब यहां पटुतरा विशेषण है, इसकी अवस्था कौन सी है, तो ये अवस्था उत्तरावस्था है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब हिंदी में हालांकि ऐसे वाक्य अपन बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। जैसे कहा राधा पटुतर बालिका है। अब पटुतर किससे है इसका उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन यहां पूछ रहे अकेला शब्द देकर के पटुतर शब्द में विशेषण की अवस्था बताएं, तो वो अवस्था उत्तरावस्था मानी जाएगी। राधा कैसी बालिका है, पटुतरा बालिका है, तो ये विशेषण की उत्तर अवस्था का शब्द माना जाएगा। ऐसा ही वाक्य आ गया, यमुना कृष्णा से पवित्र नदी है। यहाँ पवित्र शब्द विशेषण है और इस विशेषण की अवस्था बताइए। तो यमुना और कृष्णा इन दो की तुलना हो रही है, पवित्र से पहले से शब्द लिखा हुआ आ गया, तो विशेषण से पहले से होने के कारण यह उत्तर अवस्था का शब्द माना जाएगा। तो दो पदार्थों की तुलना वाला विशेषण उत्तरावस्था का विशेषण माना जाता है। पहचान के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो विशेषण से पहले से शब्द लिखा हुआ होना चाहिए अथवा विशेषण के बाद में अकेला शब्द आ रहा है तो विशेषण के साथ में बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वहां पर उत्तरावस्था मानी जाती है। ऐसे वाक्यों में कभी कारक पूछ लिया जाए कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, यहां श्याम शब्द में कौन सा कारक होगा, तो तुलना के रूप में उत्तर अवस्था वाला विशेषण जहां प्रयुक्त करते हैं वहां जिससे तुलना की जाती है उसमें अपादान कारक माना जाता है। राम श्याम से अच्छा है, श्याम में अपादान कारक है। राधा सीता से पटु बालिका है, तो इस सीता में अपादान कारक माना जाएगा। यमुना कृष्णा से पवित्र नदी है, तो यहाँ कृष्णा में अपादान कारक माना जाएगा और अपादान के कारण ही सीता शब्द में संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राधा सीतायः पटुतरा, इस तरीके से अपन कार्य कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के वाक्यों में जिससे तुलना की जाती है उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। कभी कारक पूछ लिया जाए ऐसे वाक्य देकर के तो अपादान कारक को सही उत्तर मानना है। अब कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है अपने पास, निम्न में से किस विकल्प में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। एक प्रश्न आ रहा है कौन से विकल्प में उत्तरावस्था का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पर ध्यान देना है। पहला वाक्य शब्द है बृहत्तर, दूसरा महत्तर, तीसरा लघुतर और चौथा है वो दृढ़तर। अब इनमें देखिए तर सभी में तर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तर किस रूप में आ रहा है। पहले शब्द में देखें तो बृहत मूल शब्द है और बृहत के साथ में तर प्रत्यय है, तो ये उत्तरावस्था हो गई। दूसरे में महत मूल शब्द है और तर प्रत्यय है, तो ये भी उत्तरावस्था हो गई। चौथे विकल्प में दृढ़ मूल शब्द है, तर प्रत्यय है, तो ये भी उत्तरावस्था हो गई है। लेकिन लघुतर शब्द में देखें तो इसका संधि विच्छेद करने पर लघु प्लस उत्तर ऐसा संधि विच्छेद हो जाता है। लघु है जो उत्तर, तो यहाँ लघु विशेषण है, ये विशेषण मूलावस्था का विशेषण ही माना जाएगा, इसमें उत्तरावस्था नहीं होगी।
ध्यान दीजिएगा, लघु में उ दीर्घ है और संधि विच्छेद करते हैं तो लघु प्लस उत्तर आता है। लघु विशेषण है, वो उत्तरावस्था का नहीं, मूलावस्था का विशेषण है। उत्तरावस्था का जो शब्द बनता है वो भी लघुतर होता है, लेकिन उसमें उ छोटा ही रहेगा, ह्रस्व रहेगा। लघुतर इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तब तो वो उत्तरावस्था का शब्द हो जाएगा, लेकिन दीर्घ उ आ गया लघुत्तर में तो फिर वो मूल अवस्था का ही विशेषण है, क्योंकि वो उत्तर है, उसकी विशेषता के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। फिर उत्तमावस्था कहाँ होती है? तो देखिए, उत्तम अवस्था कैसे निकालते हैं? यदि कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वहां उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। कोई विशेषण शब्द है, वो अनेक में से एक को अलग कर रहा है तो वहां जो अवस्था होगी वो उत्तमावस्था मानी जाएगी। पहचान के लिए पहचान कैसे करें? जब किसी विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ हो, अगर सिर्फ से है तब तो उत्तरावस्था है, और सबसे ये लिखा हुआ मिल जाता है, अथवा विशेषण के बाद में तम प्रत्यय, इष्ट प्रत्यय या तरीन प्रत्यय लिखा हुआ मिल जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। उत्तमावस्था की पहचान के दो तरीके हैं, विशेषण से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ होना चाहिए, अथवा विशेषण के बाद में तम, इष्ट या तरीन में से कोई भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसे? देखिए, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। राम सबसे अच्छा लड़का है। यहां अच्छा शब्द में विशेषण की अवस्था बताएं तो सबसे, अनेक में से एक राम को अलग किया गया है तो यहां पर अच्छा शब्द उत्तमावस्था का शब्द माना जाएगा, और पहचान हो रही है सबसे से कि अच्छा विशेषण से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ मिल गया। ऐसे वाक्य आ गया, राधा कक्षा की पटुतम बालिका है। इसमें पटु शब्द विशेषण के रूप में है और इस विशेषण की अवस्था देखें तो पटु के आगे तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये विशेषण की उत्तमावस्था का शब्द माना जाएगा। लिंग के अनुसार पूरे वाक्य को बोलें तो ये वाक्य बोला जाएगा, राधा कक्षा की पटुतमा बालिका है। इस तरीके से पूरा वाक्य अपन बोल सकते हैं। तो यहां पर शब्द जो है वो उत्तम अवस्था होगी। ऐसे ही गंगा सबसे पवित्र नदी है। पवित्र शब्द में विशेषण की अवस्था बताएं तो ये विशेषण की उत्तम अवस्था है, सबसे शब्द से इसकी पहचान हो रही है। मोहन कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है। श्रेष्ठ शब्द में भी इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इष्ट प्रत्यय है वो अपने आप में सुपरलेटिव होता है, इसलिए यहां भी इसकी उत्तम अवस्था का शब्द माना जाएगा। वाक्य है, वहां की व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं। बेह अच्छा, ये शब्द यहाँ विशेषण के रूप में है और इस विशेषण की अवस्था कौन सी है तो वो उत्तम अवस्था है, क्योंकि इसमें तरीन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो विशेषण के पहले सबसे लिखा हुआ हो तो उत्तमावस्था होगी, अथवा विशेषण के आगे तम प्रत्यय, इष्ट प्रत्यय या तरीन प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो उत्तमावस्था मानी जाएगी। एक चीज का और ध्यान दें, वो क्या ध्यान रखना है कि विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए तम, इष्ट या तरीन ये तीन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है परंतु एक शब्द में इन तीनों में से कोई एक प्रत्यय ही जोड़ा जा सकता है, या तो तम जुड़ेगा या इष्ट जुड़ेगा या तरीन जुड़ेगा। यदि एक ही शब्द में इन तीनों में से एक से अधिक प्रत्यय एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वह शब्द ही अशुद्ध शब्द मान लिया जाएगा। एक ही प्रत्यय जोड़ना है, तम जोड़ दिया तो इष्ट नहीं जुड़ेगा, इष्ट जोड़ दिया तो तम नहीं जुड़ेगा। यदि दो प्रत्यय एक साथ जोड़ दिए, मान लीजिए वो शब्द ही गलत हो गया। कैसे? देखिए उदाहरण, आपसे कहा गया कि श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो श्रेष्ठ में मूल शब्द है प्रशस्य और उस प्रशस्य की जगह पर श्रेय आदेश होता है और श्रेय में इष्ट प्रत्यय जोड़ें तो गुण संधि होकर के श्रेष्ठ बन जाएगा। अब श्रेय शब्द में इष्ट जुड़ गया तो इष्ट प्रत्यय होने के कारण ये उत्तमावस्था का शब्द माना जाएगा। लेकिन हम कई जगह श्रेष्ठतम शब्द भी तो लिखा हुआ देखते हैं, क्या श्रेष्ठतम शब्द गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। यहां भी श्रेय शब्द है, श्रेय में इष्ट प्रत्यय जोड़ दिया, फिर अगले ने तम प्रत्यय और जोड़ दिया।
इष्ट और तम दोनों एक ही काम करने वाले प्रत्यय हैं, तो एक ही काम करने वाले दो प्रत्यय कभी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये श्रेष्ठतम शब्द अशुद्ध शब्द माना जाएगा। श्रेष्ठ अपने आप में उत्तमावस्था का शब्द है, श्रेष्ठतम लिखोगे तो शब्द ही गलत हो जाएगा, वाक्य में श्रेष्ठतम आ गया तो वो वाक्य भी अशुद्ध माना जाएगा। ऐसा ही शब्द है वरिष्ठ। वरिष्ठ शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो वरिष्ठ वृद्ध शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ने से बना है। वृद्ध की जगह वर आदेश हो गया और वर में इष्ट जोड़ेंगे तो वरिष्ठ बनेगा, तो वरिष्ठ उत्तमावस्था का शब्द माना जाएगा। लेकिन हमने कहा ये हमारी संस्था के वरिष्ठतम सदस्य है, क्या वरिष्ठतम शब्द गलत है? बिल्कुल गलत है। वरिष्ठतम शब्द गलत क्यों है कि वर में पहले इष्ट प्रत्यय जोड़ा जा चुका है और इष्ट के आगे आप तम और जोड़ रहे हैं, तो शब्द गलत होना ही होना है, इसलिए वरिष्ठतम शब्द व्याकरण के अनुसार अशुद्ध शब्द होगा, वरिष्ठ शब्द में उत्तमावस्था मानी जाएगी। और देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी सबसे छोटा, अपने आप में ही उत्तमावस्था का शब्द हो गया। युवा की जगह कन आदेश है और कन में इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कनिष्ठ उत्तमावस्था का शब्द माना जाता है। फिर कनिष्ठतम, तो कनिष्ठतम शब्द है वो गलत शब्द माना जाएगा, अशुद्ध शब्द होगा, क्योंकि इसमें भी इष्ट और तम दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं, तो कनिष्ठतम गलत शब्द है, कनिष्ठ उत्तमावस्था का शब्द है। उत्कृष्ट शब्द फिर क्या है? तो उत्कृष्ट में देखिए ट आ रहा है, यहाँ इष्ट ठ प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग प्लस कृष धातु तय प्रत्यय से बन रहा है, तो यहाँ उत्कृष्ट शब्द में पूछें तो मूलावस्था ही बतानी है। फिर उत्तरावस्था के लिए तर जोड़ देंगे, उत्कृष्ट तर, ये उत्तरावस्था होगी, और उत्कृष्ट में तम जोड़ देंगे, उत्कृष्टतम, तो ये उत्तमावस्था का शब्द माना जाएगा। इसमें ठ नहीं ट का प्रयोग है। उत्कृष्ट मूलावस्था, उत्कृष्ट तर उत्तरावस्था, उत्कृष्टतम उत्तमावस्था का शब्द हो जाता है। अब संस्कृत में आप ध्यान देंगे कुछ शब्द हैं उनमें इष्ट प्रत्यय या उत्तर अवस्था बनाने के लिए येसुन प्रत्यय भी जोड़ते हैं, उनके जोड़ने से कैसे परिवर्तन होते हैं। इष्ठन यानी इष्ट प्रत्यय और येसुन यानी ईयस प्रत्यय, ये ईयस उत्तरावस्था का प्रत्यय है, इष्ठन उत्तमावस्था का प्रत्यय है। ये जोड़े जाने पर मूल शब्द, जो मूल शब्द हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, वो परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, उनका नियम क्या है? तो देखिए शब्दों में कुछ आदेश होते हैं, आदेश होने के बाद में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। पहले अपने पास मूल अवस्था का विशेषण शब्द है, उस मूल अवस्था के विशेषण की जगह पर आदेश क्या होगा उसको लिखा गया है। फिर उत्तर अवस्था बनाने के लिए येसुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा। और उत्तम अवस्था का शब्द बनाने के लिए इष्टन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें पुल्लिंग का शब्द क्या बनेगा और स्त्रीलिंग का शब्द क्या बनेगा। इन कोलमों के अनुसार ये सारणी बनाई गई है। मान लीजिए आपसे कभी कह दिया गया कि प्रिय शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा या येसुन प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा, तो ध्यान दें जहां भी प्रिय शब्द में ये दोनों प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रिय की जगह पर पहले प्र आदेश होता है और प्र में फिर येसुन का पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो ईयान और स्त्रीलिंग में ईएसी होता है, तो प्र प्लस ईयान इसकी गुण संधि कर देंगे तो शब्द बनेगा प्रियान। प्रियान शब्द का विश्लेषण करें तो प्रिय शब्द है, येसुन प्रत्यय है, संस्कृत के अनुसार येसुन, हिंदी में अपन ईएस बोल सकते हैं। प्रे में ईएस प्रत्यय से ईयान प्रत्यय से प्रियान बना है और प्रे में ईएसी जोड़ दें और गुण संधि कर दें तो प्रेयसी बनेगा। तो प्रिय प्रिय शब्द में येसुन प्रत्यय जुड़ने पर पुल्लिंग में बनता है प्रियान, स्त्रीलिंग में बनता है प्रेयसी। और प्रिय शब्द में इष्ट प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनेगा, तो पुल्लिंग में बनेगा प्रेष्ठ और स्त्रीलिंग में बनेगा प्रेष्ठा। प्रेष्ठ और प्रेष्ठा, प्रिय की जगह प्रे और इष्ट जोड़ दिया, प्रे प्लस इष्ट में गुण संधि हो गई तो प्रेष्ठ शब्द ये बनेगा। ऐसे ही फिर कुछ और शब्द बना सकते हैं। कहा प्रशस्य शब्द है मूल, प्रशस्य यानी भी अच्छा, इसमें येसुन और इष्ट प्रत्यय जोड़िए तो इसकी जगह पर हमेशा श्रेय आदेश होता है और श्रेय में येसुन प्रत्यय जोड़ना है, पुल्लिंग में ईयान जोड़ेंगे तो श्रेय में ईयान जोड़ेंगे, गुण संधि से श्रेयान बन जाएगा और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो श्रेयसी। इष्टन प्रत्यय से श्रेय में इष्ट जोड़ेंगे तो श्रेष्ठ, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठा, ये रूप बनेंगे। वृद्ध शब्द में जोड़ने के लिए कहें तो वृद्ध की जगह वर आदेश हो जाता है और वर से शब्द बनेंगे वरियान, वरीयसी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में येसुन प्रत्यय। इष्टन जोड़ेंगे तो वरिष्ठ और वरिष्ठा, ऐसे शब्द बनेंगे वरियान, वरीयसी, वरिष्ठ, वरिष्ठा। युवा शब्द में जोड़िए तो युवा की जगह हमेशा कन आदेश होता है
और कन में जोड़ेंगे तो पुल्लिंग, ये सुन में पुल्लिंग में कनीयान, स्त्रीलिंग में कनीयसी। इष्ठन में पुल्लिंग में कनिष्ठ, स्त्रीलिंग में कनिष्ठा। गुरु शब्द में जोड़िए तो गुरु की जगह पर गर आदेश होगा। गर में जोड़ें तो पुल्लिंग में गरियान, स्त्रीलिंग में गरियसी। और इष्ठन जोड़ना हो तो पुल्लिंग में गरिष्ठ और स्त्रीलिंग में गरिष्ठा, ये शब्द बनेगा। कभी उल्टा दे दिया जाए, गरिष्ठ शब्द कैसे बना है, रचना कीजिए, गरिष्ठ की प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो गुरु शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ने से गरिष्ठ शब्द बना है। ऐसे दीर्घ शब्द में जोड़ेंगे तो दीर्घ की जगह पर द्राघ आदेश होता है और फिर शब्द जोड़ेंगे द्राघियान, द्राघियसी, द्रागिष्ठ, द्रागिष्ठा। ऐसे प्रशस्य या वृद्ध में एक तो देखिए श्रेय आदेश हो रहा है, वर आदेश हो रहा है। दूसरा, इनमें जय आदेश भी हो सकता है, जैसे भी इनके रूप बनाए जा सकते हैं। प्रशस्य शब्द में श्रेय से तो श्रेष्ठ बन गया, लेकिन जय करेंगे तो ज्येष्ठ जैसे शब्द बन जाते हैं। अगर जैसे येसुन के रूप बनाएंगे तो जयान, जयसी बनेगा और इष्ठन के रूप बनाएंगे तो ज्येष्ठ और ज्येष्ठा बनेगा। ये प्रशस्य के दो रूप हो सकते हैं, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों रूप हैं। और वृद्ध के भी दो रूप हैं, वरिष्ठ भी सही है तो ज्येष्ठ भी, ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। अल्प शब्द में इष्ट प्रत्यय या येसुन प्रत्यय जोड़िए तो जैसे युवा की जगह पर कन आदेश होता है तो अल्प की जगह पर भी कन आदेश ही किया जाता है और रूप बन जाते हैं कनियान, कनियसी या कनिष्ठ और कनिष्ठा जैसे रूप बनेंगे। कभी कहा हमसे बहु शब्द में ये प्रत्यय जोड़िए तो बहु की जगह पर हमेशा भू आदेश होता है और फिर उसके रूप बनते हैं भूयान, भूयसी, भूयिष्ठ और भूयिष्ठा। भूयान, भूयसी, भूयिष्ठ, भूयिष्ठा। कभी ये शब्द दे दिया भूयिष्ठ में प्रकृति प्रत्यय बताओ तो भूयिष्ठ में बहु शब्द है और बहु शब्द के साथ इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लघु शब्द में जोड़िए तो लघु की जगह लग आदेश करना है और रूप बनेंगे लघियान, लघियसी, लघिष्ठ, लघिष्ठा। महत शब्द में जोड़िए तो महत की जगह पर मह आदेश होगा और रूप बनेगा महियान, महीयसी, महिष्ठ, महिष्ठा। दूर शब्द में जोड़ें तो दूर की जगह पर दो आदेश होता है, दूर की जगह पर दो आदेश होगा और दो में यान जोड़ेंगे तो अयादि संधि होकर के ओ का औ होकर के दवियान, दवियसी और ओ का औ होकर के फिर इष्ट जोड़ करके दविष्ठ, दविष्ठा रूप बनेंगे। स्थूल में जोड़ें तो स्थूल की जगह पर स्थो आदेश हो जाता है और फिर वही अयादि संधि के अनुसार ओ का औ होकर के स्थवियान, स्थवियसी, स्थविष्ठ, स्थविष्ठा जैसे रूप बनेंगे। कर्तृ शब्द में ये प्रत्यय जोड़िए तो कर्तृ शब्द में कर आदेश होता है और फिर रूप जोड़ दें तो करियान, करियसी, करिष्ठ, करिष्ठा जैसे रूप बनेंगे। श्रीमत में जोड़िए तो श्री का मत हट जाएगा और श्री शब्द में जोड़ देंगे तो श्रीयान, श्रीयसी, श्रेष्ठ और श्रेष्ठा। ध्यान दें, श्रेष्ठ शब्द आए तो प्रिय शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है और श्रेष्ठ आए श्रेष्ठ तो श्री शब्द में ही इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मायाविन शब्द में जोड़ें तो इसमें विन को हटा देंगे, आविन को हटा देंगे, माय आदेश होगा और रूप बनेंगे माइयान, माइयसी, माइष्ठ, माइष्ठा। ऐसे आप प्रत्ययों को देखते हुए इनके इष्ट और येसुन के रूप बना सकते हैं। अब एक चीज और आती है विशेषण के साथ, वह है प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द तो विशेषण शब्द कहलाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं, उनको प्रविशेषण शब्द कह देते हैं। क्या होता है प्रविशेषण? कि ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं वे प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें लड़का विशेष्य है, अच्छा विशेषण है। अब कितना अच्छा? तो बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो इस बहुत को प्रविशेषण शब्द माना जाएगा। ऐसे ही मेरे पास लगभग 1 दर्जन केले हैं, इसमें 1 दर्जन तो विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण, केले विशेष्य हो गया, तो ये लगभग क्या है? तो लगभग को अपन प्रविशेषण के रूप में मानेंगे, ये प्रविशेषण शब्द है। ऐसे भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, इसमें भोजन विशेष्य है, स्वादिष्ट विशेषण है, तो बड़ा क्या है? तो बड़ा को प्रविशेषण शब्द माना जाएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें सेब विशेष्य है, लाल विशेषण है,
तो सिंदूरी क्या है, तो कैसा लाल, सिंदूर के जैसा लाल, ये लाल विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इस सिंदूरी शब्द को प्रविशेषण के रूप में माना जाएगा। ऐसे देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार अत्यंत लंबी व चौड़ी है। इसमें देखें तो दीवार विशेष से लंबी व चौड़ी विशेषण, तो अत्यंत क्या है, तो ये अत्यंत विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो अत्यंत शब्द को प्रविशेषण माना जाएगा। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण शब्द मान लिए जाते हैं। पहले वाक्य में बहुत, दूसरे में लगभग, तीसरे में बड़ा, चौथे में सिंदूरी और पांचवें में अत्यंत, ये शब्द यहाँ प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये विशेषण से संबंधित जानकारियां थी। यदि आपको पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना तर्क भी प्रस्तुत करें, कोई बात हो तो वो मुझे बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।